प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी देख के मजा आए तो हमारे चैनल चमंतु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। सुधीर काका, ये लीजिए, आपकी लकड़ियां ले आया हूँ। अरे माधव बेटा, तुम जंगल से लकड़ियां ले आए। ला दे बेटा, इन लकड़ियों की बहुत जरूरत थी मुझे, क्योंकि घर में लकड़ियां खत्म हो चुकी है और कड़ाके की ठंड भी पड़ना शुरू हो गई है। इतनी ठंड में बेटा तुम बाहर थोड़ा कम निकला करो। कल ही खबर मिली, गांव में ठंड ने एक और व्यक्ति की जान ले ली। काका, गरीब अगर ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? चलिए अब मैं चलता हूँ काका, अपना ख्याल रखिए। एक गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव गांव-गांव जाकर लकड़ियां बेचा करता था। उससे जो भी पैसे मिलते थे, उससे वो अपनी पत्नी सुधा और अपना पेट पालता था। सर्दियों का समय था। शिला भाभी, ओ शिला भाभी, लकड़ियां लाया हूँ, बाहर आकर ले लीजिए। अरे माधव भैया, आ गए आप। मुझे मेरी लकड़ियां दे दीजिए। भैया, कल आप थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाइएगा। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी लकड़ियों से तो काम ही नहीं चलता है, इसलिए कल आप थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाइएगा। यह लीजिए आपके पैसे। ठीक है भाभी जी, कल से मैं आपको थोड़ी ज्यादा लकड़ी दे दूंगा। अभी मैं चलता हूँ। लकड़ियां बेचकर खत्म हो जाने के बाद माधव अपने घर को लौट रहा था। ठंड बढ़ रही थी, माधव की कपकपी भी। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में रघु नाम का एक और लकड़हारा रहा करता था। रघु एक नंबर का धूर्त इंसान था। वह गांव में माधव के लकड़ियों से 2 गुने दाम पर अपनी लकड़ियों को बेचता था, इसलिए गांव वाले माधव से ही लकड़ियां खरीदते थे। यही कारण था कि रघु को माधव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हे भगवान, न जाने कहाँ रह गए वो। कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक वह घर नहीं आए। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाओ, लेकिन वह तो मेरी सुनते ही नहीं है। अब इतनी ठंड में न जाने कहाँ होंगे। सुधा, अरे ओ सुधा। आ गए आप। कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? आपको पता नहीं कि कितनी ठंड है बाहर, ऊपर से ये सर्द हवाएं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया कीजिए। हाँ सुधा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। ठीक है, कल से मैं कोशिश करूंगा घर जल्दी आने की। अभी मुझे ठंड बहुत लग रही है। तुम खाना पकाओ, तब तक मैं चूल्हे के पास बैठता हूँ। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि ठंड बहुत बढ़ गई है, तो एक कंबल में रात नहीं कटेगी। मैं एक काम करती हूँ, मोटा वाला कंबल भी निकल दूंगी आज। हाँ सुधा, तुम ठीक कह रही हो। आज बहुत ठंड है, तुम वो मोटा वाला कंबल निकाल देना, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह अपनी रात काट रहे थे। जिन गलियों में रात में भी चहल पहल रहती थी, वहाँ भी ठंड के कारण सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे लकड़ियां लाने जंगल भी जाना है। हाँ जी, खाना तैयार है, अब बस आकर खा लीजिए। चलो सुधा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हे भगवान, कितनी ठंड है। ये क्या कहर बरसा रहे हो हम गरीबों पर। अब जल्दी से जंगल चला जाता हूँ, नहीं तो आते आते शाम हो जाएगी। शिला भाभी, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाया हूँ, जैसा कि आपने कहा था। हाँ माधव भैया, दे दीजिए। यह लीजिए आपके पैसे।
आज गांव में ठंड बहुत ज्यादा थी। लोग अपने अपने घरों में ही लकड़ियां जलाकर आग सेक रहे थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी देख के मजा आए तो हमारे चैनल चमंतु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। दिन यूं ही बीत रहे थे। ऐसे ही एक रात माधव और सुधा खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक से आधी रात को तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगती है। तेज गड़गड़ाहट की आवाज से माधव की नींद टूट जाती है। वो खिड़की खोलकर देखता है कि गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये सब देखकर माधव को बहुत चिंता होती है। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसका मतलब लोग सच ही कह रहे थे कि इस बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश भी होने वाली होगी। लेकिन ये इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अब तो सारी लकड़ियां गिली हो जाएंगी। हाँ जी हाँ, तो बहुत तेज बारिश हो रही है और साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आप जल्दी से खिड़की बंद कर दो वरना कमरा ठंडा हो जाएगा। अब तो सारी लकड़ियां गिली हो जाएंगी। अजी आप चिंता मत कीजिए, ठंड की पहली बारिश है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। इतना कहकर सुधा फिर से सो जाती है। लेकिन माधव को अभी भी चिंता लगी रहती है कि अब वह जंगल से लकड़ियां कैसे ला पाएगा, और वह लकड़ी नहीं बेच पाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लगातार होती बारिश ने लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। अरे सुधा, देखो तो अभी तक ये बारिश बंद नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं लकड़ियां वो नहीं बेच पाऊंगा। लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी देख के मजा आए तो हमारे चैनल चमंतु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह से रघु ऊंचे दाम पर पूरे गांव में लकड़ी बेच देता है। गांव वाले भी रघु से लकड़ी खरीदने के लिए मजबूर थे। आज माधव के यहाँ राशन भी खत्म हो चुका था। उसके घर आज चूल्हा भी नहीं जला था। जी, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला। सहारा राशन खत्म हो चुका है। आप मुखिया जी के पास जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दे। ठीक है सुधा, मैं जाकर देखता हूँ, अगर कुछ हो पता है तो। नमस्ते मुखिया जी। अरे आओ माधव, बताओ कैसे आना हुआ। मुखिया जी, बारिश होने के कारण सारे पेड़ गिले हो गए, जिससे मैं लकड़ी नहीं बेच पा रहा हूँ। अब तो घर का राशन भी खत्म हो चुका है। आज मेरे घर पर चूल्हा तक नहीं जला। अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते तो आपकी बहुत कृपा होती। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। माधव की बातें सुनकर मुखिया बहाने बनाते हुए कहता है, देख माधव, मैं तेरी मदद तो कर देता, लेकिन अभी मेरे हाथ भी तंग हैं। अभी मेरे खुद के लाले पड़े हैं, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। देख माधव, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम किसी और से क्यों नहीं मांग लेते। इतना सुनकर माधव आगे कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। घर में खाने को एक अन्या का दाना तक नहीं है। उदास मन से माधव घर वापस लौट आता है। क्या हुआ जी? मुखिया जी ने क्या कहा? सुधा, हम गरीबों की कोई भी मदद नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि वह हमारी मदद नहीं कर सकते। माफ कर दो सुधा, मैं कुछ नहीं कर पाया। अजी आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अभी बगल की लड़की से थोड़े से चावल मांग ली हूँ। मैंने उनसे कहा कि हम उन्हें मुफ्त में कुछ लकड़ी दे देंगे। उन्होंने दे दिया। आज का तो गुजारा जैसा तैसा हो जाएगा। चलिए, मैं इसे जल्दी से पका देती हूँ। तब वह बूढ़े बाबा माधव के घर जाते हैं। बेटा, अरे ओ बेटा, क्या कोई घर में है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है?
अरे बेटी, मैं पड़ोसी गांव से यहाँ भिक्षा मांगने आया था, लेकिन शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेटी, मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा। तुम्हें मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अरे बाबा, आप क्या कह रहे हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति आंगन में सोकर रात बिताएगा और हम अंदर चैन की नींद सोएंगे? अरे नहीं बूढ़े बाबा, आप अंदर चलो। बाबा, आप खाना खा लीजिए। अरे नहीं बेटी, तुमने मुझे अपने घर रुकने दिया, यही बहुत है मेरे लिए। क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ भूखे बैठे रहेंगे और हम जाकर खाना खा ले। पेट ये बात मान लेगा मगर दिल नहीं मानेगा। बाबा, आप अंदर आकर खाना खा लीजिए। बाबा सुधा ठीक कह रही है। आप हमारे यहाँ के मेहमान हैं और मेहमान को भूखा रखना हमें शोभा नहीं देता। ठीक है बेटा। क्या बताऊं बाबा, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है जो हमें एक समय का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता है। बेटा, तुम्हारी तो खुद की स्थिति बहुत बुरी है, फिर तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? तुम्हारे तो खुद के लाले पड़े हुए हैं। बाबा, हम भले ही गरीब हैं लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। आपको भूखा रखकर हम खाना खा ले, ये हमें शोभा नहीं देता बूढ़े बाबा। बेटा देखना, भगवान एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। पता नहीं बाबा, ऊपर वाला हमारी कब सुनेगा। अब छोड़िए भी, आप लोग क्या बात है लेकर बैठ गए? बाबा, आप तो खाना खा लीजिए। बाबा, आप फिर से हमारे घर आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। बेटा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूँ। भले ही तुम लोग गरीब हो लेकिन दिल के बहुत अमीर हो। बेटी, मुझे तुम लोगों को उपहार देने का बड़ा मन कर रहा है। अरे बेटा, जब कोई बड़ा उपहार दे रहा हो तो मना नहीं करते, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। फिर बूढ़े बाबा उन्हें अपनी पोटली में से एक घड़ा निकाल कर देते हैं। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। क्या लगता है भाग्यवान क्या होगा इस घड़े में? पता नहीं जी, आप इसे खोलकर क्यों नहीं देखते? फिर सुधा और माधव जैसे ही उसे घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें सारा सोने का सिक्का होता है। सुधा और माधव की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। क्या भाग्यवान, देखो क्या है इसमें। अरे बाप रे, इतने सोने के सिक्के! सुधा, मुझे तो लगता है वह कोई साधारण इंसान नहीं था। सही कहा आपने, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इस तरह उनके दुख के दिन कट जाते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां ठंड का कहर अपनी चरम सीमा पर था। गांव में गरीब और बेसहारा लोगों की जिंदगी इस सर्द मौसम में और भी कठिन हो गई थी। इस ठंड को कैसे सहन करूंगा? मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है जो मेरी देखभाल कर सकता है इस ठंड में। इस वर्तमान समय में ना ही मेरे पास रोटी है, ना पहनने को गर्म कपड़े। भगवान, तू ही कुछ कर मेरे लिए। इस उम्र में इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठा करने में कहाँ जाऊं? अब तो मेरे से काम किया भी नहीं जाता। इस साल ठंड बहुत ज्यादा है। रामू काका पता नहीं कैसे रह रहे होंगे उस झोपड़ी में। अरे छोड़ो भाई, हम यहाँ अपनी परेशानियां देखें। वैसे भी रामू काका ने अपनी जिंदगी में क्या नहीं सहा। शाम हो रहा है और ये ठंड तो कम हो ही नहीं रही है, इससे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ठंड। पता नहीं आज की रात मैं जी पाऊंगा भी कि नहीं। क्या यही मेरा जिंदगी का अंत है? हे भगवान, क्या मुझे ऐसे ही मरना होगा? हे प्रभु, कुछ तो करो। रामू काका का शरीर ठंड से कांप रहा है। वह लालटेन जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन तेल खत्म हो चुका है। तभी गांव का एक लड़का 15 साल का रामू काका के पास आता है। रामू काका, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए मेरे घर, माँ ने गरम सूप बनाया है। लड़का रामू काका को सहारा देकर
अपने घर ले जाता है। अच्छा हुआ लड़के ने समय पर रामू काका की मदद की, नहीं तो ठंड में उनका क्या होता। हमें भी रामू काका और बाकी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ठंड सबके लिए एक समान ही होती है, लेकिन हालत तो नहीं होती ना सभी के लिए एक समान। गांव के लोग मिलकर रामू काका के लिए नए कपड़े, कंबल और खाना इकट्ठा करते हैं। इस ठंड में एक दूसरे की मदद करना ही इंसानियत है। आज से कोई भी भूखा या ठंड में अकेला नहीं रहेगा। गांव के लोग मिलकर रामू काका के घर को भी ठीक करते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि समय रहते किसी की मदद करना कितना ज़रूरी है। ठंड का कहर केवल मौसम का नहीं था, बल्कि इंसानियत की परीक्षा भी थी। एक छोटे से लड़के की दया और गांव वालों की एकता ने रामू काका की ज़िंदगी बचा ली। हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करें। आपके छोटे से प्रयास से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।